हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया यूनिट शुरू करने वाले हैं। पीछे लिखा हुआ है, आप देख लो, उसका लेक्चर 1 है। और आप लोगों को हर यूनिट में जो हमारे फोटो एंड एजुकेशन के मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चंस, उनकी सबकी पीडीएफ आपको मिलती जाएगी। तो सबको क्यूरियोसिटी होती है कि नए यूनिट में सर क्या करवाने वाले हैं और नए यूनिट में हमें क्या सीखना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने सीखनी है। ये अपने +2 की केमिस्ट्री का एज पर एनसीईआरटी जो यूनिट नंबर है वो यूनिट नंबर 4 है, ठीक है। और नेम क्या है? केमिकल कैनेटिक्स। काफ़ी कुछ इसकी टर्म में छिपा हुआ है, मैं सारा समझाऊंगा आपको। बहुत कुछ इसकी टर्म में, नेम में ही छिपा हुआ है। केमिकल कैनेटिक्स, थोड़ा आप लोग 2-4 मिनट इसके बारे में सोचो भी। काइनेटिक्स क्या होता है और केमिकल क्या चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर की अगर अपने इम्पोर्टेंस देखें तो जितने भी रहते हुए हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे सरफेस केमिस्ट्री, वो ऑलवेज केमिकल कैनेटिक्स से बाद ही पढ़ना चाहिए और बाद ही पढ़ते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोल्केन आएगा +2 में, उसमें SN1 SN2 रिएक्शंस आती हैं सारी, वो सारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में उनका फाउंडेशन और एक ज़बरदस्त लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जिससे तुम लोग उन चैप्टर में कंफर्टेबल रहोगे। तो हम उसी सीरीज़ में ही आगे चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है हमारा, केमिकल कैनेटिक्स का। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग जब +1 के कुछ चैप्टर को दोबारा रिकैप्चुलेट करोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो वहाँ भी इनके कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। अगर किसी भी चैप्टर में मान लो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में वेग आइडिया लगा, तो इस चैप्टर में आपको स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चे। इधर बोर्ड पे ये कुछ पहले ही बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। ओके, क्या? केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, सबसे पहले एक जरूरी है, अब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन हम लोग 9-10 से भी रट्टे लगा रहे हैं। H2 plus Cl2 gives 2HCl, C plus O2 gives CO2, और NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। बहुत चीज बार हमने रट्टे लगा लगा के उसको एक्सपेरिमेंटली और कंसेप्चुअली सोचा ही नहीं, और वो ये नौबत आ गई कि हमें कई बार केमिस्ट्री से हेट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, that days were gone, and we are determined to clear all confusions and all such type of difficult things which you are, we can say you have the phobia about the chemical reactions. I promise in this unit we will discuss openly and clear all the doubts regarding chemical reaction, और तुम्हें इन रिएक्शन से we can say you will be very enjoy these reactions, or you have some mania, means love about these reactions, okay, after teaching this chapter. तो मैं शुरू करता हूँ इधर से। इस चैप्टर की थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाऊंगा, और एक ध्यान रखना, जब भी मैं कभी भी किसी चैप्टर को शुरू करता हूँ तो पहले लेक्चर 1 में हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। और मैं एक चीज़ प्रॉमिस की हुई है बच्चों से कि एनसीईआरटी की लाइन से एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होगा। उसको एलैबोरेट जरूर कर दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है जी। लो बच्चे, मैंने यहाँ पर H2 लिखा प्लस Cl2 लिखा, और ये लिखा मैंने 2HCl लिख दिया, जैसे लोग लिखते हैं, जैसे आपको रटाई गई है, बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं। क्या है ये? रिएक्टेंट्स हैं। और ये 2 मोल प्रोडक्ट हैं, लिख लो, 2 मोल प्रोडक्ट हैं। इस रिएक्टेंट में 2 सब्सटेंस है, H2 एंड Cl2। तो यहाँ H ये और Cl ये, और बना क्या? HCl के 2 मोल। ओके, जो बात सीखने वाली है, इसमें ये H का बॉन्ड है, इसको बोलूंगा मैं ओल्ड बॉन्ड्स। इसको तोड़ेंगे, ये भी ऐसा ही है, ओल्ड बॉन्ड, और ये बॉन्ड नया है, न्यू बॉन्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में
कुछ ऐसे सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, उनके ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बनते हैं। इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करनी है कि ये केमिकल रिएक्शंस फास्ट क्यों होती हैं, स्लो क्यों होती हैं, इनकी नेचर अलग अलग क्यों है, इनके प्रोडक्ट अलग अलग क्यों बनते हैं, मैकेनिज्म अलग अलग क्यों बनते हैं, मतलब इतनी वैरायटी के रिएक्टेंट ऐड करके इतनी वैरायटी के प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं। मतलब केमिकल जो है, केमिस्ट्री जो है, उसकी एप्लीकेशन छोटी नहीं है, इंडस्ट्री लेवल पे है, फूड इंडस्ट्री में है, इवन बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चलते हैं मेडिसिन इंडस्ट्री में, और भी बहुत सारा पूरा वर्ल्ड लेवल पे चलता है, वो माइक्रो लेवल से शुरू होता है, छोटी लेवल पे मॉलिक्यूल, एटम, बॉन्ड, इनसे शुरू होता है। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो मेरे माइंड में 3 पॉइंट आते हैं। पहला क्या आता है, टू प्रिडिक्ट दैट a reaction is feasible मतलब क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं। ऐसा कभी मत सोचना मैंने बोर्ड पे लिख दी ये होगी, या तुमने कोई रिएक्शन यूं ही लिख दी होगी। नो, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। इसके लिए हमने +1 का एक डेल्टा जी रिएक्शन का कॉन्सेप्ट था, वो थर्मो में किया हुआ है, ये किया हुआ है +1 में, वो अलग चीज है। मतलब एक रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, दैट वाज डिस्कस्ड इन द +1 थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी 0 से कम होना चाहिए, फ्री एनर्जी चेंज, तो थर्मो में ये होगी। छोड़ दो इसको, किया हुआ है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उसका मतलब आपने इसके 2 मोल ले लिए, इसके 2 मोल ले लिए, क्या ये पूरा रिएक्ट कर गया, या आधा रिएक्ट कर गया, या 50% की बजाय 40% कर गया, या 70% कर गया। तो इसमें लिखो इन टर्म्स ऑफ, इसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट अल्फा, यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो जी, और ये भी तो हमने कर रखा है +1 में, किसमें किया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसमें कर रखा है। मतलब हमने ये देखना कि रिएक्शन होगी कि नहीं, ये देखना रिएक्शन कितनी होगी। ओके, ये तो हमने +1 में कर रखा है। तो बैकग्राउंड में हमने केमिकल रिएक्शन की 2 प्रॉपर्टी +1 में की हुई है, एक नई वो नहीं की हुई, और वो मैं लिखने जा रहा हूं, ये +1 में, ये +1 में। किसी को समझ कम में आई है, दैट इज ए डिफरेंट इशू, बट हमने कर रखी है। एक तीसरी चीज और है, तीसरी चीज और जो हमने +1 में नहीं की, वो हमने इसमें करने वाले हैं, उसी से ही केमिकल किनेटिक्स डेवलप हुआ है। क्या है वो, ये लो, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अमाउंट, अमाउंट का मतलब मोल, मोल से निकलती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई किसमें, इन द गिवन टाइम। ये जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है ये, एंड कौन से इसको फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, मतलब अपने स्पीड को तेज भी तो करेंगे ना कैटलिस्ट ऐड करके, स्लो भी करेंगे कुछ इनहिबिटर ऐड करके, ठीक है। ऑल्सो और एक चीज क्या है, इसके मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म क्या होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं इसके कि कितने स्टेप में रिएक्शन होगी, स्टेप्स। तो ये सारी चीजें +2 में अब हमने इस चैप्टर में करनी है। ओके, समझ आ गया, ये समझ में आ गया कि हमने इस चैप्टर में करना क्या है। बोलो क्या करना है। एक्चुअल में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में, उनकी स्पीड, उनको कौन से फैक्टर्स और क्या मैकेनिज्म है उनके, उसको स्टडी करना अपने केमिकल किनेटिक्स में, ठीक है। ये दिस इज द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर फिर से बता दूं, डेफिनेशन दिखाऊंगा अभी केमिकल किनेटिक्स की। ये रिएक्टेंट है, ये ए और ए रिएक्टेंट है, ये बी और बी है। कलर मैंने अलग अलग इसलिए यूज किया कि ए अलग है, बी अलग है। मैंने एग्जांपल यहाँ दे दिया H2Cl2 का, चलो आप जैसे मर्जी मान लो। उसके बाद ए ये वाला, बी इसका,
और आपने देख ही लिया इसके बीच में ओल्ड बॉन्ड्स हैं, जैसे O2 डबल बॉन्ड, N2 ट्रिपल बॉन्ड, H2 सिंगल बॉन्ड। ये जो मैंने शो किया ये क्या है, कभी भी जब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे के साथ रिएक्ट करके, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो पहले वो कोलाइड करता है, ऐसे कोलाइड करता है, टकराता है। कोलिजन से उसको एनर्जी मिलती है, कोलिजन से, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी से आती है, कोलिजन से एनर्जी से उसके बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटते हैं तो वो अनरिएक्टिव हो जाता है। जब बॉन्ड ही टूट गया तो सॉरी वो मोर रिएक्टिव हो जाता है, मोर एक्टिव, अनरिएक्टिव नहीं, मोर एक्टिव हो जाता है, तो एक्साइटेड हो जाता है वो, फिर वो किसी और से कंबाइन करेगा, बस किसी और से क्या करेगा, दो सब्सटेंस है, ये वाला इससे कर देगा या ये वाला ऐसे करके नया प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसमें नए बॉन्ड बनेंगे, एनर्जी निकलेगी, फिर देखेंगे कौन स्टेबल है कौन। तो अल्टीमेटली इस सारे प्रोसेस में ये जो प्रोसेस देखा आपने, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें हमने केमिकल किनेटिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके और वहां सीखने हमने, ठीक है, केमिकल किनेटिक्स के कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करके उनको सीखना है। तो चलो अब एक बात लिखो कि केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है और ये केमिस्ट्री की कौन सी ऐसी ब्रांच है, मतलब जहाँ इस ब्रांच में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, ये हम पढ़ेंगे अभी। तो चलो जी शुरू करते हैं। ऐसे लिख लो, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, ये जो काइनेटिक्स वर्ड है ये आया काइनेसिस से, ये ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब है मूवमेंट, मूवमेंट नहीं मूवमेंट, चलना, मतलब नॉट एट रेस्ट, नॉट एट रेस्ट, मूविंग, चेंज। अब चलना ही चेंज होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 घंटा आपके सामने यूं ही खड़ा रहूं, वो चलना थोड़ी है, वो तो रेस्ट है। मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ, आई एम मूविंग, आई एम चेंजिंग माई बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें कुछ चलना है, चलना है। अब वो बेसिकली चलना किसका है, लिखो जी। अब केमिस्ट्री में तो चलना केमिकल रिएक्शन होती है, उसी का चलना होता है, उसका क्या चलना होता है, लिखो, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry which deals in the, ओके, कुछ चीजें अलग कलम से लिखूंगा क्योंकि इसमें वो डिस्कस करेगी। लिखो जी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब समझ लो क्या होता है, डिटेल में जाऊंगा आगे। आपने देखा बहुत रिएक्शन एकदम से एक्सप्लोड करती हैं, सोडियम को पानी में डाला, आंख झपकते ही एकदम से एक्सप्लोड करी, इसका मतलब बहुत फास्ट है। और कुछ रस्टिंग, लोहे के ऊपर पानी के ड्रॉप लगे, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ठीक है, उस चैप्टर में आता सारा। तो रस्टिंग लगती है, जहाँ वैसे भी सुना हुआ है। फर्मेंटेशन है, मीना लग जाता है, वो स्लो होती हैं, कुछ स्लो है, कुछ फास्ट है, कुछ मॉडरेट है। रेट ऑफ रिएक्शन देखना आपने, ये सारा समझना आज हमने। उसके बाद फैक्टर्स affecting रेट एंड, और क्या चीज है, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये चीजें जिसमें डिस्कस की जाएंगी वही है क्या, वही है केमिकल किनेटिक्स। और ये चैप्टर में सब कुछ आप देखो, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल भी है, पूरा मजा आएगा, अच्छे न्यूमेरिकल है। लो जी, तो ये चीज क्या चीज है, केमिकल किनेटिक्स, बिल्कुल सही। देखो मान लो मैं ऐसा पूछूं कि CH4 है, Cl2 है और इधर बना CH3Cl प्लस HCl, तो ये रिएक्शन स्लो है। अब आप बोलोगे सर हमने तो सुना हुआ बहुत फास्ट, नहीं यार, जब आप इस पे सनलाइट लिखोगे तो यही रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इवन आगे CH2Cl2 में
और वो आगे CHCl3 में और वो आगे CH4 में चेंज हो जाएगी अगर हमने उसको चेंज कर दिया। इसका मतलब ये फास्ट है। तो कहने का मतलब हमने एक्सपेरिमेंटली डिस्कस किया ना, कौन कैसे तुम फास्ट करो कैसे तुम स्लो करोगे। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, कैटलिस्ट नहीं डालते रिएक्शन स्लो होती है, कैटलिस्ट डाल दो फास्ट होती है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है, कूलिंग कर दो स्लो हो जाती हैं, हीटिंग कर दो फास्ट हो जाती हैं। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें बड़े बड़े पीसीज ले लो स्लो होती हैं, और उसके बाद जब अपने उसमें पाउडर फॉर्म में ले लो तो वो क्या होती हैं, वो फास्ट हो जाती हैं। तो मतलब वी हैव द सो मेनी फैक्टर्स टू चेंज विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। ठीक है जी, चले आगे। अब बच्चे इस चैप्टर को समझना है तो कुछ टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टर्म्स, हर एक चैप्टर का एक अलग थॉट है, सिंबल्स हैं, टर्म्स हैं, वो समझ के हमने चैप्टर नंबर 2 पे जो लेक्चर नंबर 2 है उस पे अप्लाई करके आगे बढ़ना है। तो ऊपर हेडिंग ये लिखो कि कौन कौन सी चीजें तुम्हें समझाई जाएंगी। लिखो जी, सम टर्म्स और सिंबल्स। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, जब तक तुम लोग एक चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ते, ठीक है, माला तो मोतियों से बनती ना, पहले मोती तो पकड़ेंगे धीरे धीरे। पहला है इसमें कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, क्योंकि बार बार यही आना, और मुझे नहीं लगता आपको इसके बारे में कोई डाउट है। किसी चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, +2 में तो सोल्यूशन चैप्टर में आता है स्टार्टिंग में टॉपिक, और +1 में तो ये मान के चलो सम बेसिक कंसेप्ट कंसंट्रेशन ही आता है, नॉर्मल मोलैरिटी मोल पर लीटर, उसमें भी आना। कंसंट्रेशन क्या लिख लो, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस पूरे चैप्टर में हमने मोलैरिटी लेनी है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल को n से रिप्रेजेंट करूंगा, वॉल्यूम का v से रिप्रेजेंट करूंगा, यूनिट इसका मोल पर लीटर लिखूंगा, मतलब आपने मोलैरिटी ही लेनी है। ओके, बट यहाँ एक और काम, कंसंट्रेशन को अपने C लेना है। अब C भी 0 भी है और CT भी है। अब हैरान है, ये क्या है, 0 का मतलब होता है एट टाइम t0, मतलब इनिशियल, ऐसे ये सिंबल है, साथ साथ याद रखना आपने, सिंबल है ये। उसका मतलब है अपनी रिएक्शन शुरू ही की, घड़ी का टाइम नोट ही किया, देखा कंसंट्रेशन कितनी रखी, 10 मोल लिए C0। एक्चुअल में बताऊं, ये C0 में N0 आता है और इसमें T भी 0 आता है, T0 भी टाइम होता है कोई ना कोई, ठीक है, वो चेंज देखेंगे बाद में। ओके, CT का मतलब NT, ठीक है, और NT डिवाइड बाई V इसमें कांस्टेंट रखते हैं, ये V0 वगैरह कुछ नहीं होता है। ये तो एक्चुअल में एक कंटेनर का वॉल्यूम ले लिया 5 लीटर, वो तो 5 ही रहेगा, तो 5 रहेगा, उसी कंटेनर में रिएक्शन करवानी है अपने। तो यहाँ पर जब भी अपने C0 लिखेंगे तो N0 डिवाइडेड बाय V लिखेंगे। ये ध्यान रखना, अब न्यूमेरिकल्स में ये फंडे अप्लाई करवाऊंगा, ठीक है, एक पक्का लिख लेना। अगर रिएक्टेंट है ऐसे लिख लो, रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट है, ओके, मतलब जैसे A की बारी आई, B की बारी आई, उसमें C0 बड़ा होता है CT से, N0 बड़ा होता है NT से, समझ गया ना? ओके, क्लियर हो गया, याद रखना, क्योंकि रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा होता है, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं, और बाद में क्या होता है, रिएक्टेंट कम होता रहता है और प्रोडक्ट बनता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें मतलब रिएक्टेंट के लिए पहले ले लेनी है, सही है। तो ये चीजें हमने इनके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में हमने यूज करनी है कि कौन सा किस तरीके से यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने इस चीज को। चलो जी, कभी तक क्या समझा हमने, ये समझा हमने कि कंसंट्रेशन किस तरीके से है, ठीक है, ओके। अब दूसरी टर्म समझाता हूँ। लो जी, दूसरी टर्म,
दूसरी टर्म इसमें अभी कंसंट्रेशन समझ आ गया। ओके, अब आया इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है वो लिखो। दूसरा चेंज इन कंसंट्रेशन। ओके, याद रखना उसको मैं ऐसे डेल्टा सी बोलता हूँ, डेल्टा सी। और वो होता क्या है, मोल चेंज होना। तो मोल शुरू में जितने थे और बाद में जितने थे वो बेसिकली क्या होता है, जितना नंबर ऑफ मोल आपने चेंज किया वो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसको चेंज इन कंसंट्रेशन बोलते हैं। लिख लो चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। लो जी चलते जाओ आगे। चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट वही रहेगा। तीसरी टर्म टाइम, टी लेना आपने, टी, और इसका ऐसा यूनिट आएगा सेकंड में। बट बहुत बार आपको आवर्स भी दिया होगा, मिनट्स भी दिया होगा, ऐसे भी दिया होगा, डेज भी दिए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चौथी, अब लिखिए काम की बात, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। बहुत सिंपल, आगे जाके तो हम सिंपल इतना ही बोलेंगे, रेट मतलब रेट क्या है। ठीक है, सिंपल रेट। एक बार यहां लिखवा दूं, डेफिनेशन बाद में लिखवाऊंगा। चेंज इन कंसंट्रेशन, ये वाला, एंड टाइम टेकन, टाइम टेकन उसका मतलब वो भी चेंज। जीरो से स्टार्ट किया, घड़ी ने बोला 10 सेकंड, टाइम इज 10 सेकंड, तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, डेल्टा सी डेल्टा टी। फिर आता है इस रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, या जनरली मोल पर लीटर टाइम वर्स, लेकिन जनरली हमने ये लेना है। ओके, यस, इसकी डेफिनेशन नीचे लिखो, लिखो जी इसकी डेफिनेशन नीचे, शाबाश। इस रेट ऑफ रिएक्शन की यहां डेफिनेशन लिखनी है। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product in unit time। अच्छा, आप बोलोगे सर रिएक्टेंट, अच्छा ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? बेटा आप सोचो, अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो चेंज किस में होंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। अब जो प्रोडक्ट है वो भी तो चेंज हो रहे हैं ना, शुरू में प्रोडक्ट थे ही नहीं, शुरू में प्रोडक्ट की 0 कंसंट्रेशन थी, बाद में 0 से वो 5 मोल हो गए, 5 मोल पर लीटर हो गए, कंसंट्रेशन चेंज होगी, टाइम उसमें वही रहा। तो मतलब ये चीज बेसिकली पर यूनिट टाइम तो यही है। अब ये जो कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट की भी हो सकती है। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में ले सकते हैं। मैं दो इसके पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, टाइम में दूसरी बातें भी आएंगी। ओके, नोट करते जाओ आराम से। नेक्स्ट चलते हैं, एक स्टार लगाओ। देखिए ये तो हुआ जैसे सोल्यूशन वगैरह है, गैसेस भी हो सकता है, सोल्यूशन वगैरह। कलर चेंज करते वालों, कुछ चीजें स्पेशल भी हैं, ऐसे स्टार लगा लो। इफ pressure of the reaction mixture change with time। ओके, प्रेशर ही चेंज हो गया, मतलब P0 PT, समझिए P0 PT। अब इनमें प्रेशर चेंज हो गया, यहां आ गया डेल्टा टी डेल्टा पी, कितना चेंज हुआ।
और हर बार हमने फाइनल में इनिशियल निकालना है, कुछ भी चाहे मोल हो चाहे कुछ भी हो। तो P टाइम T के बाद P0, ये हो गया P। अब जो रेट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी निकाला जाएगा, इसको भी बोलेंगे। तो वो क्या बोलेंगे, डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T। उसका यूनिट क्या आएगा, एटमॉस्फेयर और सेकंड इनवर्स, ऐसे आएगा। किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको ये चीजें पूछी जाएंगी, जब ये दे दी जाएंगी उसमें फिर आपने एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट भी करना आना चाहिए। तो ये मैंने वैसे ही बता दिया, कहीं आप सोचोगे सर आपने तो हर बार रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर बोला हुआ है, हम तो मोल पर लीटर पे रह गए, बीच में न्यूमेरिकल में ये बात आ गई तो कैसे करें। मैंने पहले बता दिया, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्या उसने चेंज इन कंसंट्रेशन बोला हुआ है या चेंज इन प्रेशर बोला हुआ है, ये आएगा बीच में। चलो जी, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म लिख लो, हाउ टू एक्सप्रेस द रेट, ओके, हाउ टू एक्सप्रेस द रेट। मैं इसको डिफरेंट केसेस में लूंगा और अभी हम लोग केस 1 लेते हैं। लिखो, इफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। मान लो ऐसे लिखा है, ए चेंज इनटू बी, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन केसेस में हम लोग, या किसी में भी लगा दो आप, किसी में लगा दो, यहां पर टाइम t 0 है, ये वाले को ऐसे C0 बोल दूंगा, बहुत बार ऐसे A0 लिखा होगा, या ऐसे ब्रैकेट में A लिख के A0 लिखा होगा। ये ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है। ये वाले को 0 पहले लिख देंगे, वो क्यों, B तो बना ही नहीं। ये वाला 0 बेसिकली B0 है। यहां लिखो आफ्टर टाइम t, इस t को मैं t2 लिखूंगा, ये वाला t t1 है, t1 इज 0, t2 इज t। समझिए, ये तो पक्का पता है कि एक रिएक्शन थोड़ी देर के बाद रिएक्ट करती है, एक रिएक्शन थोड़ी देर के बाद रिएक्ट करती है। तो वो जो रिएक्शन रिएक्ट करती है, ठीक है, तो जब उसने रिएक्ट किया तो उसने ये देखा कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसके कितने मोल हैं जो चेंज हो रहे हैं। यहाँ एक ध्यान रखना, जैसे इधर C0 है, उसमें से X निकालते हैं। X क्या होता है, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेड, कितने मोल रिएक्ट किए। अच्छा, C में से X रिएक्ट किए, यहाँ पर X बनेंगे। ये वाला जो X है ये BT होगा, और ये वाला जो है ये CT होगा, या इसी को बोलेंगे अपने AT होगा। कंसंट्रेशन एट टाइम T, उसका मतलब जो इनिशियल थी उसमें से X रिएक्ट करके जो उस टाइम पे बचे हुए, यस दिस इज द बचे हुए, ये शुरू वाले, और ये X मीन, अब ये X ही क्यों आया, इसका ए कॉफिशिएंट, इसका ए कॉफिशिएंट, ओके। अच्छा, ये भी पंगा है, इसका मतलब जब कॉफिशिएंट में यहाँ मैं 2 करूंगा कुछ और आएगा। तभी मैंने बोला अगर कॉफिशिएंट रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सेम है तो हमने कैसे करना है, ठीक है, इस केस में क्लियर हो गया। तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि हमने रेट को एक्सप्रेस कैसे करना है। लो जी, 2 मेथड लिखो जी, देयर आर 2 मेथड्स। चलो जी, देयर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड अभी कराता हूं, 2 मेथड। 2 मेथड, ए in terms of change in concentration of reactant, मतलब हमें तो पता है कि वो तो डिक्रीज ही होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। और यहां पर ये याद रखना, एक होता है R ब्रैकेट में लिख के 1,
एक होता है आर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखे 2, ये ज़्यादा होता है, और यहाँ पर डेल्टा आर आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वो हमने याद रखना है, हमने ऑलवेज R2 में से R1 निकालनी है और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। शुरू में 10 मोल, 2 रिएक्ट करके 8 बचे, 8 माइनस 10 माइनस 2 ही आएगा, -2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो जी, इस केस में हमने क्या करना है, वो जो टाइम है, जब मैं डेल्टा टी लिखूंगा ऐसे, वो तो ऑलवेज T2 माइनस T1 ही रहेगा। लो जी, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे? लो जी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इसमें इसको बोलते हैं। क्योंकि रिएक्टेंट तो चेंज होना है, रिएक्टेंट तो कम होना है, वो तो डिसअपीयर होना है, वो खत्म होना है। पहले था वो डिसअपीयर हो रहा है, डेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, करो नोट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, माइनस लगता है इसके सामने, क्या लगता है? माइनस, और ये आ गया आर, यहां लिख दिया मैंने टी। अब बताओ माइनस क्यों लगा? ब्रैकेट में नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है दैट, क्या करता है कि जो कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, वो होती है डिक्रीज, इसलिए माइनस लगाते हैं। रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाना आपने, क्या? रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाना आपने, ये ध्यान रखना आपने। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। ये देखो ना, माइनस डिक्रीज हुई। लो जी, बी देखो, बी, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तो हमें पता है इंक्रीज होता है, इंक्रीज। अच्छा, शुरू में ए और बी थे, उसके 10-10 मोल थे, 2-2 मोल रिएक्ट करके ये 8 रह गए, पहले ये 0 था, बाद में 2 बन गया, 0 से 2 तो बढ़ा ही है, वो देखा करो सामने इसको। तो फिर हम प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से आएगी, वो कैसे आएगी? वहां पर एक P1 आएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 आएगी। इसको बोलते हैं इनिशियल, शुरू में कितनी थी, इसको बोलते हैं फाइनल, बाद में कितनी थी, और ये बड़ी होती है। शुरू में तो प्रोडक्ट कहाँ बनता है, अनटिल और अनलेस मान लो हमने शुरू में 2 मोल रख दिए तो बढ़ के 4 ही होंगे, मतलब बढ़ेगा ही। अगर पहले नहीं है मोल तो बढ़ेंगे ही, हर बार प्रोडक्ट बढ़ता है विद टाइम। तो डेल्टा पी क्या लिखोगे, वो तो P2 ब्रैकेट में, मतलब ये ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलैरिटी होता है। ओके, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। यहां पता क्या लिखोगे हम, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, अब ठीक है ना, बिल्कुल, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, और यहां प्लस आएगा, ये ऐसे लिखा P, यहां पर लिखा T, पॉजिटिव का मतलब बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ जी क्या लिखूं, हुई इंक्रीज। पक्का समझ में आया? सही, बिल्कुल। तो इसका मतलब हमने रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिखा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी लिखा, है दोनों ही चेंज इन कंसंट्रेशन है, यूनिट दोनों के सेम रहेंगे, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। फर्क क्या है, एक में प्लस एक में माइनस। ओके, डन। अच्छा, केस 1 करवाया, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होने वाला, बस इतना ऐड हुआ, एक में अपीयरेंस एक में डिसअपीयरेंस, और जब अपीयरेंस आएगा वो प्रोडक्ट होगा, और जब डिसअपीयरेंस आएगा वो रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट में माइनस आएगा, प्रोडक्ट में प्लस आएगा, वेरी सिंपल, बहुत, 2 ही फंडे। हाँ जी, रिएक्टेंट में क्या आएगा, माइनस क्योंकि डिक्रीज, प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्लस क्योंकि इंक्रीज। चलो जी, हिंदी में लिखो, लिखो जी,
रिएक्टेंट में माइनस आना क्योंकि डिक्रीज हुआ, ऐसे। हाँ जी, रिएक्टेंट में नेगेटिव आएगा क्योंकि डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट में प्लस आएगा क्योंकि इंक्रीज होता है। ओके, माइनस कम होना, प्लस बढ़ना। ओके, माइनस कम, नीचे नीचे, प्लस बढ़ना, प्लस बड़ा होता है माइनस से। ठीक है, लिख लो इसको, माइनस प्लस। ओके, फंडा हो गया। माइनस कम होना, प्लस बड़ा होना, रिएक्टेंट कम ही होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। हर बार इस पूरे चैप्टर में हमने ये अप्लाई करना, पूरे चैप्टर में। चलो जी, एक न्यूमेरिकल लिखो, बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल लिखे। न्यूमेरिकल नंबर 1। चलो जी, न्यूमेरिकल नंबर 1। पहला, कंसिडर द एक्स चेंज इनटू वाई गैसेस है। ठीक है, सही है। इफ 10.0 मोल of X are taken in 2.0 liter flask at 37 degrees Celsius, and after 5.0 second number of mole of X reacted are 2.0। तो बोलता है फाइंड करो, क्या फाइंड करो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स एंड अपीयरेंस ऑफ वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू हुआ, न्यूमेरिकल लिख दिया मैंने, करो जी ट्राई। लो बच्चे, न्यूमेरिकल लिख दिया, ट्राई करो। हम भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। आधा कर लो पहले, ज्यादा नहीं करना। ओके, स्टेटमेंट बताओ राजे। इस क्वेश्चन में कुछ सिंबल्स हैं जो हमें यूज करने हैं। ऐसे सॉल्यूशन में हमने क्या करना, पहले एक्स लिख लेना, यहाँ वाई लिख लेना, यहाँ पर टाइम टी 0 लिख लेना, यहाँ 10 लिख लेना, इधर 0 लिख दो, टाइम टी 5 सेकंड है। ओके, 10 में से x रिएक्ट किया तो x बना, 1 रिएक्ट किया 1 बना। ओके, 1 रिएक्ट किया 1 बना। अच्छा, इसमें x पता तुम्हें? पता है, क्या क्या पता है? 2 मोल 5 सेकंड के बाद। ठीक है जी, 10 में से 2 रिएक्ट करके 8 बचे, 2 रिएक्ट किए 2 ही बने। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये सारे n हैं, नंबर ऑफ मोल, दे आर नॉट सी नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल। इधर आप ये देखो कि जो डेल्टा n है वो क्या है। डेल्टा n क्या है? 8 में से 10 माइनस किए, -2 मोल आए। डेल्टा टी कितना? शुरू में तो देखो टाइम, जब घड़ी एकदम से कहीं नोट कर लिया, 0 टाइम बोला मैंने, वो है 5 सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ और छिपी हुई बात है। दिस, ये है वॉल्यूम और वो है 2 लीटर। 2 लीटर, समझे? 2 लीटर। ओके, ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत। वो क्या करते हैं, सीधे नंबर ऑफ मोल को टाइम से डिवाइड करके आ जाते हैं। वो तो फिर मोल पर जूल टाइम आ गया, मोल पर लीटर तो आया ही नहीं आया ना। ठीक है, लिखो जी,
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स है डिवाइड बाई जो चेंज इन टाइम है, नंबर ऑफ मोल जो एक्स के चेंज हुए वो चेंज हुए माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले का पार्ट है ना, -2 डिवाइड बाय वॉल्यूम इसका 2 लीटर, टाइम इसका 5, समझ गए, 2 लीटर चेंज हो ही हुए, 2 मोल चेंज हुए, ये देखो कंसंट्रेशन डेल्टा एन बाय दिस वी ओके। तो माइनस से माइनस कटा गया, माइनस तो प्लस बन गया ना, और ये आ गया 1/5 का मतलब 0.2 और 0, और ये बन गया मोल पर लीटर पर सेकंड। ये रहा, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स है। चलो देखो जी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि वाई प्रोडक्ट है इधर, शुरू में 0 मोल, बाद में 2 मोल, वॉल्यूम तो सबके लिए बराबर है ना, एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। तो इसमें अगर हमने देखे यहाँ प्लस लगाया हुआ है, देखो हर बार हमने फाइनल से इनिशियल माइनस करना, मतलब जैसे मैंने 8 से 10 माइनस किया -2 आया, यहाँ पर 2 से 0 माइनस करूंगा तो भी 2 आएगा, बात समझिए। तो यहाँ पर आया +2 डिवाइड बाई 2 ही वही, वो 2 क्या वॉल्यूम, और ये सेकंड, प्लस तो प्लस ही रहा, ये भी 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा बच्चा सोचता सर ये तो फायदा ही नहीं हुआ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस ये तो बराबर ही हो गए। नहीं बच्चे, ये इस केस में बराबर हैं, जिसमें 1 मोल रिएक्ट करता है और 1 मोल बनता है, उस केस में बराबर हैं। अगर मैं कॉफिशिएंट चेंज कर दूं चेंज हो जाएंगे, देखना। चलो करते हैं अभी केस 2 डिस्कस करते हैं, केस 2, ठीक है। लो जी, अपीयरेंस हो गया, और ये सॉरी ये था यहाँ गलत हुआ, चेंज कर लो, डिसअपीयरेंस, क्योंकि एक्स था ना, तो एक्स का डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ इसका अपीयरेंस, ठीक है। चलो जी, अब बच्चे आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ठीक कर लिया करो। लॉजिक केस 2, when coefficients are not equal, अगर कोएफिशिएंट बराबर ना हो, बहुत बार ऐसे होता देखना, जैसे मान लो a चेंज इनटू 2b, ऐसे है, a 2b में चेंज हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या करना, अपने टाइम की 0 में इसको C0 रखा, ये बना नहीं, किसी भी टाइम पे ये C0 में से x आया और ये 2x बनेगा, क्योंकि 1 से 2 बना, ये C0 है, C फॉर कंसंट्रेशन, नॉट C नॉट x, ठीक है। टाइम यहाँ पर फिर वही इसी को जो चेंज हुआ उसी को निकालेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से चलना, मेरे ख्याल से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से चलेगा, जब बराबर नहीं है तो इस तरीके से चलेगा। ये इसका मैं एग्जांपल 1 दे रहा हूं, इसका एग्जांपल 1 2 और दूंगा। मान लो हमारे पास A है वो 2A है, और ये 3B एंड C बन रहा है, सब गैसेस हैं, ये गैसेस हैं, ठीक है। इसके टाइम t 0 में हमें A की कंसंट्रेशन दी हुई है C0, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये नहीं बना, ठीक है, समझ आ गया। जब टाइम t हुआ तो इस C0 में से आप 2x माइनस करोगे, 2 मोल रिएक्ट की ना, 2x आएंगे, ये C0 मतलब इनिशियल, ये 2x आएगा, ये 3x बनेगा, और ये x बनेगा, फिर ऐसे चलेगा, ओके। केस 2 में मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, 2 एग्जांपल ध्यान से समझो, ध्यान से। केस 2 मैंने 2 एग्जांपल दिए, ठीक है। इसका 1 मोल रिएक्ट करता है x,
2 बने 2x, इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं 2x, 2 मोल से 3 मोल बनते हैं 3x, ये 3 बनते हैं तो ये 1 ही बनता है, 3x से 1x। हाँ थोड़ा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही रेशो। तो यहां पर अपने क्या करना है, एक टर्म लिख लो कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स आर द स्टोशियोमेट्रिक रेशो होते हैं, रेशो। और वो याद रखना किस में होते हैं, बैलेंस रिएक्शन में। और कई बार क्या होता है, एक रिएक्शन दी होती है ओरिजिनल, ये तो चलो है ही, ए बी है ना, हाइपोथेटिकल रिएक्शंस हैं। कई बार ऐसे N2 + O2 आगे लिखा होता है NO, और हमने पहले 2NO लगा के बैलेंस करना होता है, क्योंकि N2 + O2 NO तो बैलेंस नहीं होती, N2 + O2 गिव्स 2NO, तो हमने पहले 2 लगाना है फिर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, ओके, चलो आगे। अब देखो इनका एक न्यूमेरिकल करना बनता है, न्यूमेरिकल तो बनता है, देखो जी न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है, चलो जी लिखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। लो जी, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2, लिखिए न्यूमेरिकल नंबर 2, कंसिडर द A चेंज इनटू 2B। ये गैस है, ये भी गैस है, इक्वेशन दी होगी जहां बैलेंस कर लेनी है। देखो जी, इफ 16 मोल of the A are taken in 1.0 liter flask at 27 degrees Celsius and after 2.0 minutes number of mole of B in the container, the vessel ये है 8 मोल। फाइंड करो रेट ऑफ disappearance of A and rate of appearance of B। ठीक है, ये क्वेश्चन फुल स्टॉप लग गया। आराम से क्वेश्चन नोट करो, दिमाग लगाओ। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, थोड़ा सा पिछले वाले में चेंजेस है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें चेंजेस हैं, थोड़े चेंजेस हैं, लगाते हैं दिमाग क्या चेंजेस हैं। ठीक है, गुड। लो बच्चे स्टेटमेंट उतार लिया करो, ट्राई किया करो। ये रहा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने बोला हुआ है कि इक्वेशन लिखनी जरूरी है, वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर ऐसा हाइपोथेटिकल इक्वेशन दी हो जैसे ए बी लिखा है, वो जो लिखी होती है वही लेनी होती है। अगर कोई वैसे दे दे N2 + O2 gives 2NO बैलेंस करनी है, H2 + Cl बैलेंस करनी है, ठीक है, PCl5 PCl3 Cl2 बैलेंस करनी है, N2 + H2 अमोनिया बैलेंस करनी है, वो बैलेंस करके चलना है, नहीं तो जो लिखा हुआ है। इधर है टाइम की 0, 16 मोल बने नहीं, टाइम है 2 मिनट 16 में से x रिएक्ट करेगा 2x बनेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं? ओके, नहीं डाउट। एक रिएक्ट करता है, 2 बनते हैं, x रिएक्ट करेगा 2x बनेगा, माइनस क्योंकि रिएक्ट कर रहा है, प्लस क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में ये एक लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन का मतलब जो इस क्वेश्चन को चलाती है, बताओ कौन सी है?
ये वाली रिएक्शन के मिक्सचर में B के 8 मोल हैं, मतलब 2x 8 मोल है, x की वैल्यू 4 मोल हुई। ओके, ये 16 में से 4 माइनस किए 12 मोल बचे। ओके, टाइम 2 मिनट है, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड समझ लो, 120 सेकेंड। नहीं तो हम पता क्या करेंगे, मोल पर लीटर पर मिनट लिखेंगे। अब हमने एक्चुअल में क्या लिखना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, अदरवाइज मोल पर लीटर पर मिनट। नहीं तो एक्चुअल में तो हमने मोल पर लीटर पर सेकेंड ही लिखना होता है, तो वो चीज हमने देखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे तो मुझे लगता है चल ही पढ़ोगे, आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या रेट ऑफ किसका डिसअपियरेंस, किसके ए के इजिकल टू माइनस लगाना अपने, लगाने लगाना, वो तो पार्ट है डिसअपियरेंस का। ठीक है, कितने डिसअपियर हुए, 12 में से 16, 120 सेकंड में। आप बोलोगे सर वॉल्यूम इसको नहीं लिखा, वो 1 लीटर था, जरूरत नहीं है लिखना ही। इजिकल टू माइनस रहेगा -4, 120 उड़ गया 4, इतना क्या मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आंसर आया। पक्का ना, 1/30 ये वाला, बाद में उसको पॉइंट्स में लिख लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो वो 1/3 इक्वल टू 3 आ जाएगा आगे, तो 3.3 इंटू -2 लिख लेना, छोड़ो इसको। लो जी, ये 1/30 आ गया। अब बच्चे रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, बी का, आएगा किसमें, प्लस में। ठीक है, 8 में से 0, वो तो 0 फाइनल में से इनिशियल, 120 सेकेंड में वॉल्यूम 1 लीटर, 8/120, 4/120, अब समझ लिया होगा बिल्कुल, 2/30 सही है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब डिफरेंस क्यों आया, आना ही था वो तो। डिसअपियरेंस अपीयरेंस, अपीयरेंस ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा। और एक चीज पकड़ लो, जितना कॉन्फिडेंट है उतने गुना ज्यादा। मतलब अगर इसका 1 मोल एक्ट करता है उसी टाइम में, तो इसके 2 मोल बनते हैं, अपीयर होते हैं। ये आगे जाके बताऊंगा इनको बराबर कैसे करना होता है एक ट्रिक है, बता दूंगा कैसे बराबर करना होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एक केस तीसरा केस भी आता है इसमें। लो जी, तीसरा केस भी आता है। अभी तो पहला केस तो ये था कि जब मोल कॉन्फिडेंट बराबर होते हैं, फिर आगे आगे जब अनइक्वल होते हैं। अब एक केस तीसरा और करवाने वाला हूं, वो भी है। देखो, इसमें हमने कंसंट्रेशन चेंज की है। हाँ जी, क्या चेंज किया, कंसंट्रेशन चेंज की है। तीसरा केस एक और है, तीसरा केस एक और है, लिखो जी, 3 केस। ओके, इफ reactant and product are gases and there is change in pressure after some time, तब क्या होगा, कुछ टाइम पे प्रेशर चेंज हो गया, फिर क्या करोगे, उसका तरीका बताता हूं कि प्रेशर ही चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, प्रेशर ही चेंज हो गया। मान लो एक इधर जैसे ये लिख लेता हूं x है,
ये y है, y में 2, ये गैस, ये भी गैस, ठीक है। तो इधर टाइम t 0। अब ध्यान में रखना क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दी नहीं हुई, दी ये हुआ था प्रेशर। पहले शुरू में मान लिया 200 मिलीमीटर प्रेशर है, इसको बोलेंगे P0, ये बनेगा ही नहीं। टाइम t के बाद ये P0 में से P कम हुआ, इसको बोलेंगे PT, इसके लिए PT, ठीक है, ओके, ये वाला। और देखिए अगर इसका एक मोल रिएक्ट करता है, इसके 2 बनते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए PV = nRT से जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल है। वॉल्यूम नहीं चेंज किया हमने, टेम्परेचर नहीं चेंज किया। तो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो 1P माइनस 2 बनेंगे तो 2P, 2 बनेंगे 2P। अब क्या हुआ इस केस में, जैसे P0 है माइनस P है प्लस 2P है, यही होता है P टोटल। ध्यान रखना ये P है आफ्टर टाइम T, रिएक्टेंट के लिए T के बाद इसका, और ये है सबका जिसमें ये भी सब कुछ। समझ आया समझ में। इन केसेस में हमारे पास डेल्टा P क्या होगा, चेंज इन प्रेशर क्या होगा। अब चेंज इन प्रेशर तो रिएक्टेंट का देख लोगे, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये कॉन्सेप्ट बनाओ पहले। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो तो चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल ही आएगा, माइनस लेना क्योंकि इसका तो जितना था वो कम हुआ, तो PT माइनस P0 डिवाइडेड बाय वही टाइम, समझ गए, ये डेल्टा P है, डेल्टा P। तो PT की वैल्यू आप समझ गए, वो तो आपने P0 माइनस P ही रखना, तो ये अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये P आ जाएगा। P जो है वो चेंज हुआ, इसके आगे हमने माइनस लगाया हुआ है, तो अल्टीमेटली वो क्या आ जाएगा, अपने आप यहाँ माइनस का प्लस बन के चेंज, क्योंकि ये बड़ा है ये कम है, ठीक है, तो ये अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हमने यूनिट कैसे लिखने हैं, जैसे मान लो हमने इस P को मान लो हमने एटमॉस्फेयर में लिखा, इसमें लिखा एटमॉस्फेयर में लिखा, तो हम इसका यूनिट लिखेंगे एटमॉस्फेयर पर सेकंड। अच्छा यस, वो मैंने एक बार शुरू में रेड लाइन से भी लिखाया था, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो डेल्टा P ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम, और ये तो मैंने डेल्टा P लिखा है, और मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको तो सिर्फ इतना ही रखता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रेट लिख दूँ ऐसे, रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज वाले में, तो मैं क्या लिखूंगा, जितना प्रेशर चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, उसके आगे माइनस लगाया, ये वाली वैल्यू बेसिकली डेल्टा P है, और टाइम तो मैंने रेट के टाइम लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा मैं एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, ओके, ये आ गया डेल्टा P, ठीक हो गया बिल्कुल, ओके। तो बेटा एक चीज इसमें ट्रिक और है, अगर मैंने एटमॉस्फेयर पर सेकंड को मोल पर लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, इसी के नीचे लिख लो, लिखो जी हाउ टू कन्वर्ट, इसके नीचे लिखना स्पेशली, क्योंकि आप एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं और वो आपने करना है। लिखो जी हाउ टू कन्वर्ट, हाँ जी, हाउ टू कन्वर्ट, यहां से स्टार लगा लो, ऐसे लगा लो, हाउ टू कन्वर्ट किसको, एटमॉस्फेयर पर सेकंड टू मोल पर लीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी करते हैं, एक फंडा है वो कर लेना। चलो जी लिखो जी आइडियल गैस इक्वेशन, लिख लिया, ऐसे लिख लिया, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। बेसिकली मैंने मोल पर लीटर
और पर सेकंड लिखना है, मतलब मुझे इस टर्म में लिखना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम आएगा तो लिखूंगा, यही है ना। आइडियल गैस इक्वेशन में मेरे पास PV = nRT है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज या तो प्रेशर हो रहा है या नंबर ऑफ मोल हो रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लास्क का कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमने वही जैसे बोल दिया 27 पे रिएक्शन हो रही है, चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल हो रहे हैं। अगर मैं डेल्टा एन बाई वी कर दूं, क्या करूं, डेल्टा एन बाई वी कर दूं, डेल्टा एन बाय वी कर दूं, ये तो चेंज इन कंसंट्रेशन होगी, इसको इधर ले गया तो वो क्या बना, डेल्टा पी डिवाइड बाई आर टी बन गया। इसका मतलब ये चीज जो हुई, ये डेल्टा पी डिवाइड बाई आर टी और डिवाइडेड बाय डेल्टा स्मॉल डी, ये इससे कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में होना चाहिए, और आर की वैल्यू हमने 0.0821 मतलब 1/12 लेनी है, जिसमें लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल लेते हैं, और सारे यूनिट कट कटा के ये मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। काट के देख लेना इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट गया, ये जो टाइम है ये सेकंड्स में आ गया, ठीक है, मोल नीचे ऊपर चले गए, सेकंड नीचे रह गया, ये केल्विन पर केल्विन से कट गया, मोल पर लीटर बन गया, अपने आप ही आ जाएगा, देखना मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा, अपने आप आएगा, बिल्कुल स्पष्ट अपने आप आएगा। चलो आगे, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलता हूँ। चलो बेटे लोरा जी, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं, उसमें सारी चीज देखते हैं किस तरीके से आगे चलेंगे। लो जी, एक न्यूमेरिकल फाइनली, अब मैंने इतनी बड़ी बात कराई, इतनी अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट कराया, न्यूमेरिकल तो बनता ही है। लिखो जी न्यूमेरिकल नंबर 2, लिखो जी न्यूमेरिकल नंबर 2। तो जो आपको मॉड्यूल मैंने सारे देने हैं उन सब में ऐसे क्वेश्चंस हैं। लिखो जी न्यूमेरिकल नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3, 2 नहीं है, न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ठीक है, 3 सबने मिलके करना। वो ये है कि एक ए गैस है और वो 2B गैस में कन्वर्ट हो गया, साथ में उसके C गैस बनी, ठीक है, ओके, C गैस बनी, क्लियर है, ओके। लिखो इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ reactant is 200 millimeter of Hg at 27 degrees Celsius in 1.0 लीटर फ्लास्क, इसमें है, ठीक है, 1.0 लीटर फ्लास्क। अब देखो आफ्टर टाइम लिख दूं 10 सेकेंड, द pressure of mixture of all gases become, लिखो जी 300 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो हमने क्या करना, फाइंड करना ए रेट of disappearance of A in atmosphere per second, B यही disappearance of A in mole per liter per second। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और केमिस्ट्री के फंडे क्लियर करेगा तुम्हारे, अंडरस्टैंडिंग। हर बच्चा इसको कर सकता है,
कई बार क्या होता है, शुरू शुरू में बच्चे जब ज्वाइन करते हैं क्लासेस +1 +2 में, तो उनको लगता है सर कोई ऐसा सब्जेक्ट बताओ जिसमें न्यूमेरिकल ना हो, क्योंकि मेरे मैथ वीक सा इसलिए मैंने ये कुछ रखा, चलो वो उसका पर्सनल इशू है। लेकिन क्या होता है, डेप्थ में समझने से हर बच्चा न्यूमेरिकल को कर पाता है और उसको अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से उसको खुशी मिलती है। ठीक है, ओके, न्यूमेरिकल एक बार उतार लो और पूरा ध्यान से इसको उतारो, सोचो इसमें क्या करना हमने। ठीक है, लो बच्चे, मुझे क्योंकि मैं यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो मैंने कुछ चीजें लिस्ट कर लेनी है इधर। सबसे पहले P0 की वैल्यू 200 मिलीमीटर ऑफ Hg मैंने लिख ली, लिख ली। इसके बाद फिर मैंने डेल्टा T की वैल्यू 10 सेकंड भी लिख ली, ये रही। उसके बाद वो इधर आया था P टोटल, वो मैंने 300 मिलीमीटर ऑफ Hg भी लिख लिया, और फिर मैंने टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस लिख लिया। मुझे इतनी जरूरत है, इसकी इतनी जरूरत है, बाकी तो मैं सारा यही सॉल्व कराऊंगा। और एक चीज मुझे जरूरत है कि मैंने ये लिखना ऐसे, रेट एटमॉस्फेयर पर सेकंड में, और एक मैंने रेट लिखना है मोल पर लीटर पर सेकंड। मुझे इनकी जरूरत है, ठीक है। बाकी अब मैं सारा ये क्लियर करता हूं। तो देखो, ट्राई तो बेटा करनी चाहिए। इस चैप्टर का लेक्चर 1 है, इस चैप्टर का लेक्चर 1 है। धीरे धीरे माइंड में कॉन्सेप्ट बनेंगे, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है। लो बच्चे, इधर टाइम T0 लिखा, आप ये उतार लो एक बार। अब मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये रहो, इसका सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, P0 200 मिलीमीटर है, नहीं बना। टाइम है 10 सेकंड, ठीक है। 200 में से P कम हुआ एक, जब प्रेशर लिखते हैं उसको P लिखते हैं, मोल लिखते हैं उसको X लिख लेते हैं, मास लिखते हैं उसको W लिख लेते हैं, W। ये 2P बना, ये P बना, सारा किया सम, बना 300। ओके, ये था मिलीमीटर ऑफ Hg, ये था। ओके, सही। कटा 200 प्लस 2P इक्वल है 300 के, और P इक्वल है 50 के, 50 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये P है। समझ आ गया? इस केस में ये वाला जो है ये PT है, ये वाला। तो अगर मैं ये लिखूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका A, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, माइनस लिख दूंगा, डेल्टा P लिख दूंगा, डिवाइड बाय टाइम लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा ना। ठीक है, बेसिकली PT इसमें 150 है, इतना। 150 में से 200 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -50 डिवाइड बाय 10। ओके, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो गए। 50 डिवाइड बाय 760 डिवाइड बाय 10, 0 से कटा। अब बोलते यार ये कहां से आ गया, किसी को समझ आया? कहीं को आ गया समझ में। 5/760 एटमॉस्फेयर पर सेकंड बना। ओके, ये आंसर है इसका। क्योंकि जो 50 मिलीमीटर ऑफ Hg था, वो हमने याद रखना कि एक एटमॉस्फेयर में 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होते हैं। तो मैंने आंसर एटमॉस्फेयर में निकाला, तो मैं एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट तो करूंगा ही ना। समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये इसका रेट आ गया। अब दूसरा पार्ट कौन सा था, ये तो डन हो गया, खत्म हो गया, ये रहा, ये तो ओके है, ठीक है बिल्कुल। दूसरी चीज कौन सी है, दूसरी में इसका कोई रोल नहीं है, छोड़ो सारा कुछ। दूसरी तो अपने मोल पर लीटर पर सेकंड में ही निकालना है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मोल पर लीटर पर सेकंड में निकालना है, तो इसी से आगे चलेंगे, ठीक है। तो हमने निकालना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, क्या किया था मैंने, आप समझो मैंने क्या किया था उसमें। मैंने यहां लिखा था रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी, कोई जो चेंज हुई थी डेल्टा टी किया था ना मैंने। ओके, आपको याद होगा मैंने यही काम किया था। और देखो ये तो डेल्टा सी तो आपको कैसे आया था, डेल्टा पी डिवाइड बाई आर टी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये तो ऐसे रखा। ये डेल्टा सी की जगह मैंने ये रखा था। ओके, देख लो वो पीछे जो फार्मूला था वो देख लो, चेक कर लो। तो डेल्टा पी तो हमारे पास था 50, 760 से डिवाइड करना ही करना है, तो एटमॉस्फेयर में आएगा। आर की वैल्यू अपने वही 1/12 रखनी, कोई बात नहीं, आगे जाके वो ऊपर चली जाएगी। टी की वैल्यू 27 है तो वो हमने 300 केल्विन रख दी। ये वाला टाइम जो है वो 10 सेकंड है, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 50, ये है 50/76, ठीक है 76 कट जाएगा, कोई बात नहीं। ये आप सबको पता चल गया, ये एटमॉस्फेयर में हो गया। और इसका यूनिट सबको पता है क्या है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, यही है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर वाला तो कट गया, ऊपर मैं 12 लिख लूं, नीचे अपने 300 लिखेंगे ही, नीचे अपने 10 लिखेंगे ही। ये एटमॉस्फेयर बन गया, 12 ऊपर चला गया, नीचे टी, वो अपने आप यूनिट कैंसिल होगा के कर कर आके सारे, ठीक है जी। तो ये आंसर आ जाएगा किसमें, मोल पर लीटर पर सेकंड में आएगा। ओके डन। तो बच्चे चैप्टर शुरू हुआ है केमिकल किनेटिक्स। कॉन्सेप्ट डेफिनेशन समझिए अपने न्यूमेरिकल से, फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर +2 का, वेरी इंटरेस्टिंग, आराम से इसको समझो, क्योंकि हमने इससे पहले कोई और यूनिट किए होते हैं, वहाँ उस पर माइंड चल रहा होता है, नए यूनिट पे हमने स्विच करना होता है। और पहले चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आपको बार बार बोलता हूँ, चैप्टर नंबर 2 में वो आगे जाके और पॉलिश होंगे, ब्रशिंग होगी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना मैंने करवाया उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना। आपको इसकी एक असाइनमेंट मिलेगी, क्वेश्चन और देंगे हम लोग, प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें। और दूसरे नंबर पे मेरी फोटोन की जो ऐप है वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, जिसमें वर्ल्ड लेवल की केमिस्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग ऐप में वीडियो, फुल HD वीडियो और A क्लास क्वेश्चन का पैकेज, साथ में PDF ऑफ द मॉड्यूल्स, मोटिवेशन लेक्चर्स, नई नई चीज़ें वो उस ऐप में डालने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने ऐप अभी डाउनलोड नहीं की वो काइंडली इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया होता है, वो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करके देख सकते हो और उसमें रजिस्टर हो सकते हो। सारा प्रोसेस आप उसी डिस्क्रिप्शन में एक मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी है, स्पेशल ऐप डाउनलोड करने के लिए ही है, उसको एंड तक देखना आपने। शुरू में मैंने उसके मेथड बताए हुए हैं, फिर उसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताई हुई है, और एंड में जाके मैंने उसको वाई एंड हाउ ऐप क्यों बेस्ट है, तो हमने उसके थ्रू जाना है। और जिन बच्चों ने अभी ये प्रोसेस नहीं पूरा किया वो काइंडली वो भी कीजिए, और कोई भी डाउट हो मेरे इस व्हाट्सएप पे डालो और ग्रुप में भी इंटर हो, ठीक है। इंजॉय द केमिस्ट्री, आई होप कि यू आर सेफ एंड हेल्दी एट द होम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।